नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज से हम लोग शुरू करते हैं भूगोल विषय। सामान्य अध्ययन के रूप में भूगोल के रूप में हम लूसेंट से शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि भूगोल विषय के लिए जो विभिन्न चैप्टर्स हैं, इकाइयां हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन पर हम एक-एक टॉपिक पर विस्तृत वीडियोस तैयार करेंगे। सबसे पहले जो एक सतही जानकारी किसी भी विषय के बारे में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, वो हम शुरुआत करते हैं लूसेंट से। तो आपको बताते चले कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एराटोस्थेनीज एक ग्रीक वैज्ञानिक था, जो कि 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व में वो विद्यमान रहा और उसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल तत्व जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफोस मीन्स वर्णन से प्राप्त किया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियडोस अर्थात पृथ्वी का वर्णन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इनकी जो दो विचारधाराएं थी, पहली विचारधारा थी संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के जो प्रबल समर्थक थे वो भूगोलवेत्ता थे वाइडल डी लाप्लास और फेब्रे। इसी तरह से जो दूसरी विचारधारा थी वो थी निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे वो थे भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, रेटजेल जो नवीन निश्चयवाद के संस्थापक थे, एलन चर्चिल सैम्पुल व हंटिंगटन। इसी तरह से आपको बताते चले कुछ जो फैक्ट्स हैं भूगोल के बारे में, उनको भी जान लेते हैं। तो भूगोल का जो जनक है वो कहा जाता है हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। आपको ये भी बताते चले कि जो जियोडेसी है भूगणित, उसका भी जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पैलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर को, गणितीय भूगोल के जो जनक है संयुक्त रूप से थेल्स और एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। आपको बताते चले कि विश्व का जो प्रथम ग्लोब बनाया था वो मार्टिन बैहम थे। उसी तरह से आपको पता चले कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता थे वो एनेक्सिमेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो थे। तो ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा आपको रट लेना है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। तो स्ट्रैबो के अनुसार जो कि एक रोम के ये एक भूगोलवेत्ता थे जो कि रीजनल ज्योग्राफी पे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो उनके अनुसार भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। इसी तरह से जो टॉलमी थे, टॉलमी का कहना था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामयी विज्ञान है। इसी तरह से कार्ल रिटर ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो अब देख लेते हैं ब्रह्मांड के विषय में। तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय, आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए। जो सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत रहा है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। एफ जॉर्ज लेमेंटेयर जो थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया। इसी तरह से साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी को थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी दिए। उसी तरह से दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन संडेजा। इसी तरह से स्पीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी एलन गुथ ने दिया। ये चार सिद्धांत
ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। उसी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक मान्य है। इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान व घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट अर्थात बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे कि सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, जो सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई कितने हुई 13.7 अरब वर्ष पहले। इसी तरह से महाविस्फोट जो सिद्धांत है, महाविस्फोट जब हुआ तो उसके जो है 10.5 अरब वर्ष बाद, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारा जो सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का जो है साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में MAP माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट घटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। आइए एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट उसको भी जान लेते हैं कि नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब मींस मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को मैप विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह पर 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया, जो कि सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉन बीमों की लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने जो है 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसी तरह से नोट है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया, जो कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसान थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10.8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की जो अनुमानतः जो है 100 अरब मंदाकिनियां हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब जो है तारे हैं। तो अब मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की जो अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो है सर्पिला स्पाइरल है। इस मंदाकिनी की सबसे पहले जो है गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा
नाम दिया गया है। नवीनतम जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसे बोलते हैं ड्वार्फ मंदाकिनी। इसी तरह से निहारिका क्या होती है? नेबुला, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। श्याम विवर मीन्स ब्लैक होल। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे तथा श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस तथा अन्य आयनीकृत प्लाज्मा होते हैं। अब आपको बताते चला कि निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति व दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित हुए इससे भी निहारिका का जन्म हुआ। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। तो निहारिका के कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? जैसे उत्सर्जन निहारिकाएं, ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारे से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण के लिए झील निहारिका। तो परावर्तन निहारिकाएं क्या होती हैं? यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेइडिस निहारिका। श्याम निहारिकाएं ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा को बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। चौथे नंबर जो निहारिका है वह ग्रही निहारिका है। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसकी वजह से इसका आकार गोल हो जाता है। अब जो है अरेबियन नेबुला, हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो है इसका भौतिकी अध्ययन देखते हैं। तो सौरमंडल क्या होता है? तो तारों जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, मतलब सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल के पूरे निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% जो द्रव्य है सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो सूर्य क्या होता है? तो सूर्य सौरमंडल का एक प्रधान है। यह हमारी जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमा काल जो है दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में जो लगा समय है वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। मतलब कि सूर्य जब मंदाकिनी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जो जितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में, उसे बोलते हैं कॉस्मोस ईयर मीन्स ब्रह्मांड वर्ष। तो सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसके मध्य भाग में जो है 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम लगभग 26.5% एवं अन्य जो तत्व हैं 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा जो बाहरी तापमान होता है सतह का वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो कि सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य की दीप्तिमान मंडल को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत होता है। सूर्य किरीट एक्स रेज उत्सर्जित करता है, इससे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो जो सूर्य की उम्र है वो क्या है? 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो 10⁻11 वर्ष है।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी जो ध्रुव होता है उस पे अरोरा बोरियालिस तथा जो दक्षिणी ध्रुव होता है उस पे जो है अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण बदल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भू केंद्रित सिद्धांत मीन्स जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था। जियोसेंट्रिक मतलब जियो मीन्स अर्थ जो है केंद्र में था और सभी जो पिंड थे वो चारों ओर चक्कर लगाते थे। इसका प्रतिपादन मिस्र के यूनानी खगोलविद क्लॉडियस टालमी ने 140 ईस्वी में किया। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। इसे सूर्य केंद्रीय या हेलियोसेंट्रिक जो है थियरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानोस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर स्थित अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। तो केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के धब्बे मीन्स चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष में धब्बा बढ़ता है, उसके बाद 11 वर्ष में यह धब्बा घटता जाता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी का जो चुंबकीय झंझावात है, मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं और इसे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो सूर्य का जो व्यास है लगभग 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। इसी तरह से सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यातप का एक जो है 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है। तो मध्य रात्रि सूर्य का मतलब क्या होता है? मध्य रात्रि सूर्य का मतलब होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो सौर मंडल के जो पिंड हैं उनको जान लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की जो प्राग सम्मेलन 2006 में संपन्न हुआ, उसमें सौर मंडल में मौजूदा पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है परंपरागत ग्रह, उसके अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसी तरह से जो बौने ग्रह हैं उनको प्लेटो, चेरान, सेरस 2003 यूवी और यूवी 313। इसी तरह से लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपनी निम्न शर्तों को पूरा कर सकते हैं। तो उनकी कौन कौन सी शर्तें हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप प्राप्त कर सके और उसके पास जो है आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी आसपास का अन्य कोई खगोलीय पिंड भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा IAU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। इस परिभाषा के आधार पर यम मतलब प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इनके आंतरिक एवं भीतरी ग्रह भी इनको कहा जाता है। तो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होने के कारण इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरे कौन से ग्रह हैं? वो है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जोवियन और आउटर प्लैनेट्स। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है।
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन पांचों ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार यदि ग्रहों को देखें तो घटते क्रम में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अतः सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, वह सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। इसी तरह से अगर घनत्व के अनुसार देखें बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में मतलब कि जो सबसे छोटा है वो शनि है जिसका घनत्व है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे सूर्य के पास में क्या है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सूर्य के सबसे नजदीक बुध व सबसे दूर जो वरुण है। तो द्रव्यमान के अनुसार अगर देखें ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो है बृहस्पति का और सबसे कम जो द्रव्यमान है वो है बुध का। तो सबसे कम है बुध, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसका शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि व बृहस्पति। तो परिक्रमण काल के अनुसार अगर देखें ग्रहों का क्रम, तो सबसे जो तेजी से परिक्रमण करता है, सबसे कम तेजी से परिक्रमण करता है, अगर उनका क्रम देखें तो परिक्रमण काल के अनुसार अगर बढ़ते क्रम में देखें तो जो है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो परिक्रमण क्रम, पहला क्या था वो था परिक्रमण, परिक्रमण काल के अनुसार। अब है परिभ्रमण, मतलब अपने चारों ओर घूमने के क्रम में। तो जो सबसे तेजी से घूमता है वो क्या है बृहस्पति। तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का अगर क्रम देखें तो बढ़ते क्रम में क्या है शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन जो है एक ही दिशा में होता है। शुक्र और अरुण के घूर्णन की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी जो ग्रह हैं उनके जो घूर्णन की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है। इनकी क्या है पूर्व से पश्चिम है। तो शुक्र और अरुण आप याद रखिएगा कि इनकी जो घूर्णन की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है। तो पहला ग्रह देख लेते हैं वो है बुध मीन्स मरकरी। तो यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो है ग्रह है। यहाँ दिन में अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। इनका जो तापांतर होता है सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान रात में -176 डिग्री व दिन में 427 डिग्री हो जाता है। इसी तरह से देख लेते हैं शुक्र, शुक्र मीन्स वीनस। तो यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है। तो इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सूर्य सुबह जो है पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी मीन्स बहन कहा जाता है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है बुध की तरह। तो बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी का चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम समय, सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। इसके जो उपग्रह है गैनीमेड जो पीले रंग का होता है सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है। तो इसी तरह उपग्रह है तो मंगल जो है, मंगल इसे लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं। इसका जो कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। इसके जो दो उपग्रह है वो है फेबोस और डीबोस। तो पृथ्वी की जो परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिम्पस मेसी तथा सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर है। तो मार्स ओडिसी नामक जो कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों एवं हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली।
इसलिए इसीलिए पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी जो है रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना एवं उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से प्रेषित किया। यह भारत का पहला उपग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। इसी तरह से शनि ग्रह सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला कौन सा था? बृहस्पति। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलयों की जो संख्या है वो 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसके घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। शनि जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो शनि का है वो है टाइटन, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमेड था, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो जिसकी पृथ्वी जैसा स्वयं सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब बात करते हैं अरुण की, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला हो गया जो है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण। इसका तापमान जो है लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज जो है 1781 में जो है विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में वामावर्त घूमते हैं। यह सूर्योदय जो है, यहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की ओर, वह सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके विपरीत इसके जो सभी उपग्रह हैं वो भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटेनिया है। अब बात करते हैं वरुण की, नेपच्यून की। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जेहान गाले ने की थी। इसकी जो है नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। तो अब देख लेते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में यह पृथ्वी जो है पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो है यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका जो विश्वतीय व्यास है वो 17,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास जो है वो 17,713.6 किलोमीटर है। दोनों के जो व्यासों का अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। पृथ्वी का जो औसत व्यास है वो 17,742 है। तो आपको पता चले विश्वतीय जो व्यास है वो क्या है? 12,756। ध्रुवीय व्यास है 12,713.6 और जो औसत पृथ्वी का व्यास है वो है 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना सबसे पहले इराटोस्थेनीज ने की थी। सूर्य पृथ्वी से जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। या अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम 16 पश्चिम से पूर्व, आप ध्यान रखिएगा कि पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, आप बताएंगे, वो है शुक्र और अरुण। तो आपको बताते चलें कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी
को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस मध्यावधि समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का जो माध्य वेग है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सूर्य के जो है चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। मतलब परिक्रमण मतलब किसी को परिक्रमा लगाना, ठीक है। और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य की ओर परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन का छोटा होना या बड़ा होना होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी में है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की प्राग की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने जो है प्लूटो का ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का जो है निकटतम तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांत सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का छिछला भाग होता है जो अंधकार में होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत लगभग 35,000 फीट चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष का एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी से जो चंद्रमा का लगभग में 57% भाग ही आप देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के जो अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा जो है 29.53 में दिन में होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। इसी अवधि को जो कि 27.5 दिन होता है या 27 सही 1/2 दिन होता है कि यह जो अवधि होती है वो उसे नक्षत्र मास कहा जाता है। ज्वार के उठने के लिए जो अपेक्षित सौर और चंद्रमा की जो शक्तियां हैं उनका अनुपात जो है 11:5 होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी की पृथ्वी। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है कितनी पुरानी है, 460 करोड़ वर्ष पुरानी। इन चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। तो सुपर मून क्या होता है आप जान लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। इसे पेरिजी या फुल मून भी कहते हैं। इसमें जो है चंद्रमा 14 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। आपको बताते चले कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। तो ब्लू मून क्या होता है,
तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। दूसरी जो पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 सालों पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाओं 2 व 31 अगस्त को जो कि हुई थी उन्हें देखा गया था। इसमें 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 को ब्लू मून ईयर जो है होगा, यह हुआ है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां पर अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा गया था। अब आप पता चले कि बौने ग्रह क्या होता है? तो प्लेटो। आईएयू ने इसका जो है नया नाम किया है और बताया कि जो है इसका नाम जो है रखा गया। तो क्लाड टाम्बो थे, उन्होंने 1930 में प्लेटो को खोजा था। अगस्त 2006 में आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के 3 कारण थे। पहला था आकार में चंद्रमा से छोटा होना, दूसरा इसकी कक्षा का वृत्ताकार न होना, तीसरा था वरुण की कक्षा को काटना। अब सेरेस क्या होता है? तो इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5वां भाग है। अन्य बौने ग्रहों में चेरान एवं 2003 यूवी 303 इरिस है। अब सौर परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो सारणी है उनको देख लेते हैं। तो बुध जो है इनका व्यास दिया हुआ है, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के अनुसार दिया हुआ। तो बुध का जो परिक्रमण काल 88 दिन है, शुक्र का 224.7 दिन, उसी तरह से 365 दिन पृथ्वी का है, 687 दिन जो है वो है मंगल का, 11.19 वर्ष जो है वो है आपका बृहस्पति का, शनि का जो है 29.5 वर्ष परिक्रमण काल है। इसी तरह से अरुण का 84 वर्ष और वरुण का 164 वर्ष। अब उपग्रहों की संख्या देखी जाए तो बृहस्पति जो है में सबसे ज्यादा उपग्रह है, 79 जो है उपग्रह है। उसके बाद जो है शनि का नंबर आता है। मंगल के केवल 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का आप जानते हैं केवल 1 उपग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो लघु सौर मंडलीय पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह मीन्स एस्टेरॉइड्स। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के कारण टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह तब जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गढ़ बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब धूमकेतु क्या होते हैं? कॉमेट्स। तो सौरमंडल के जो छोर होते हैं पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सूर्य किरणें इनकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता हुआ दिखाई देता है। अब हैले नामक जो धूमकेतु का परिक्रमण काल वो 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। तो आपको बताते चले कि धूमकेतु हमेशा के टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का क्या होता है? उल्का पिंड क्या होते हैं कि उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टूटे टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अब पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध क्या है आप जान लेते हैं। तो प्रकाश चक्र मीन्स सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग को बांटती है। तो प्रकाश चक्र क्या होता है? जो पृथ्वी के प्रकाशित भाग एवं अप्रकाशित भाग को बांटती है, एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी की गतियां हैं, तो 2 प्रकार की गतियां हैं, एक है घूर्णन, एक है परिक्रमण। तो परिघूर्णन एवं परिक्रमण।
तो घूर्णन का मतलब होता है दैनिक गति, मीन्स रोटेशन। तो पृथ्वी अब सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं, अतः इस राशि को दैनिक गति भी कहते हैं। तो इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। अब परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है? मीन्स रिवोल्यूशन। तो यह एक वार्षिक गति होती है। तो पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब नक्षत्र दिवस क्या होता है? सिडेरल डे। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस क्या होता है? सोलर डे। जब सूर्य को गतिविहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। अब उपसौर क्या होता है? पेरीहेलियन। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके कारण वो उसका जो है उसका फोकस क्या होता है? वो सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है वो 14.7 करोड़ होती है। इसी तरह से अपसौर क्या होता है? एपीहेलियन। तो एफेहेलियन जो है क्या होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ वर्ग जो है किलोमीटर हो जाती है। अब एप साइड रेखा क्या होती है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एप साइड रेखा कहते हैं। अब अक्षांश क्या होता है? तो अक्षांश क्या होता है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान की जो स्थिति होती है, जिसे हम कोणीय दूरी के रूप में नापते हैं, उसे अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने वाले 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आपको बता दें कि एक अंश जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो है 60 सेकंड के बराबर होते हैं। अब जो है आपको बताते चलें कि अक्षांश समानांतर क्या होता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? तो काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थान का जो अक्षांश है वो 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा से उत्तर स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में जो कुल अक्षांशों की जो संख्या होगी 89 होगी। इस प्रकार से विषुवत वृत्त को लेकर के अक्षांश समानांतरों की जो कुल संख्या होती है वो 179 होती है। आप इसको याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो कर्क रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है उनका नाम देख लेते हैं। तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। अब मकर रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया। अब विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? इक्वेडोर, कोलंबिया,
उसके बाद ब्राजील, उसके बाद गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। तो अब देशांतर क्या होता है? तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को देशांत रेखा कहते हैं। देशांत रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान दूरी होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। तो इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मत से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम मध्याह्न प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। अब इससे हम 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान देशांतर रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री घूमने में उसे लगभग में 4 मिनट लगेगा। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, सिंपली आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो 1 घंटा जो है कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। तो देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान पर ज्ञात किया जाता है। तो देशांतर के आधार पर किसी स्थान का क्या ज्ञात किया जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरी के नाम से जाना जाता है। शून्य अंश जो है अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर से को जो है काटती हैं। मतलब कि जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, मतलब अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, वह 0 अंश देशांतर रेखा मीन्स जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जो क्रॉस करते हैं, कहाँ पे करते हैं? अटलांटिक महासागर में। एक प्रश्न पूछा जाता है। तो मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेदन रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। संक्रांति क्या होता है? सोलस्टिस क्या होता है? तो सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति क्या होता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उसके बाद फिर जो है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति क्या होता है? कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस क्या होता है? तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब विषुव क्या होता है? इक्विनॉक्स क्या होता है? यह पृथ्वी पर वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको बताते चलें कि 23 सितंबर व 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, अतः इसे शरद विषुव और उसके बाद वसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च व 23 मार्च की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का जो प्रकाश होता है 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, अतः यहाँ के दिन बड़े एवं रातें छोटी होती। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। वह उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने हो जाती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव जो है दोनों पर 6 महीने के दिन व 6 महीने की रात रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन का छोटा बड़ा होना होता है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या या न्यू मून को होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो
चंद्रग्रहण जो है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या रहता है, पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक एवं पूर्ण हो सकता है। तो समय का निर्धारण कैसे होता है? एक देशांतर का अंतर होने का मतलब होता है समय में 4 मिनट का अंतर। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है तथा पश्चिम में जाने पर देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। तो वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न के नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर मानकर किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। तो ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन या रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 दिसंबर जो है 2003 को ही मध्य रात्रि होगा, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग-अलग तिथियां पाई जाती हैं। इस रेखा को पूर्व की ओर लांघने तो एक दिन दोहराया जाता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है, जैसे ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्ण रूप से 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है, यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं और बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और बेरिंग सागर में यह रेखा जो है पश्चिम की ओर मुड़ गई है। फिजी द्वीप समूह के जो है द्वीप समूह जो आपका जो अलास्का की ओर 75 डिग्री मुड़ जाती है और बेरिंग सागर में यह देखा गया है कि पश्चिम की ओर यह मोड़ी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये देखिए पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ठीक है। अब उसके बाद जो है फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1984 में वाशिंगटन में संपन्न हुए इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। आपको याद रखना है कि जो बेरिंग जल संधि है यहाँ पे आप देखिएगा वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। समय जोन एवं मानक समय क्या होता है? तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के कारण आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर
वह ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटा के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यात्रियों का स्थानीय समय होता है, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अतः यह जब ग्रीनविच से दोपहर 12 बजा होता है तो भारत में शाम का 5:30 बजा होता है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है, आपको याद रखना है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में होता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय रेखाओं का विस्तार होने के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है व ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। अब विषुवत रेखा क्या होती है? तो विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर स्थित होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो विषुवत रेखा डिवाइडर है उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध के। अब कटिबंध क्या होता है? जो इसे बोलते हैं जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग को जो है ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ पर वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है और इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। अब दूसरा आता है उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक होता है व कुछ महीने ताप कम रहता है, तो उसे उपोष्ण जो कटिबंध कहते हैं। इसी तरह से शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री या 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं और यहाँ पर ताप हमेशा कम रहता है। इसी तरह से जो चौथा है वो है ध्रुवीय कटिबंध, पोलर जोन। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच स्थित वह क्षेत्र जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है, जिसके फलस्वरूप वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब आपको याद रखना है कि अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, उसे अक्ष बोलते हैं। ध्रुव क्या है? पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर के काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश क्या होता है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। अब अक्षांश वृत्त क्या होता है? विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक वृत्त। अब उसके बाद देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। अब उसके बाद देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक अर्धवृत्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसके बाद स्थानीय समय क्या होता है? तो स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय होता है, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो उस दिन 12 बजते हैं और इस समय को वहां का स्थानीय समय कहा जाता है। मानक समय क्या होता है? तो किसी भी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे कहते हैं मानक समय। मानक समय मतलब क्या हो गया कि किसी स्थान का मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे मध्याह्न मानक समय कहते हैं। तो हमने आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके बारे में आगे से डिटेल में जाएंगे। आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी रोचक लगा होगा और आज से हमने भूगोल शुरू कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको पहले रिविजन से पूरा भूगोल एक बार बताएंगे, उसके बाद हम डिटेल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम फिर एक एक टॉपिक पे डिटेल में पहले वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।